3 अप्रैल का दिन तो यार बहुत ज्यादा धांसू होने वाला है। इसलिए नहीं कि कोई रॉ स्मैकडाउन का शो नहीं, कुछ नहीं है। उस दिन जिमी फैलन शो के ऊपर रोमन रेंस एंड द रॉक दोनों एक साथ आने वाले हैं। ये आप इसे कह सकते हो कि अमेरिका का कपिल शर्मा शो, या फिर कपिल शर्मा के शो को कह सकते हो अमेरिकन वर्जन। मतलब वहां पे आगे सिर्फ इंटरव्यू होता है, सिट डाउन ऐसा करके। बताया मैंने आपको काफी बार। रोमन रेंस भी है, इवन रॉक भी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अब दोनों साथ में आएंगे तो इनके बीच में बातें क्या क्या चीजें होंगी। क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यू की बात आती है तो ये रिंग में एक लिमिटेड टाइम होता है, उतने में ही प्रोमो कट करते हैं, बातें करते हैं। वहां पर तो पता नहीं क्या क्या वो चीजें खोलने वाले हैं। ये तो 3 अप्रैल का शो होगा ये, मतलब हमारे यहाँ उसकी नेक्स्ट डेट को हो जाता है। ये वो टाइम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुक करेंगे। और रेसलमेनिया से पहले तो हाइप तो भाई पूरी तगड़ी वाली इसी शो से बना देंगे, अगर स्मैकडाउन रॉ में अब रोमन और रॉक आते भी नहीं है तो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड के बारे में आपको बता देता हूं। नहीं, ये वो वाला स्पीड नहीं है जो कि करामाती हरकतें करते रहते हैं। ये है स्पीड डब्ल्यूडब्ल्यू का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको डार्क मैच इसमें टेस्ट कर रही है। तो अब इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। कोरी ग्रेव्स इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि स्पीड डब्ल्यूडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। 3 मिनट के यहाँ पर मैचेस होंगे, उसी के अंदर सारे सुपरस्टार्स को अपनी जो भी है, जाइल है, कोई एथलेटिक है, इसमें बहुत ज्यादा पावर है, सब कुछ उनको वहीं पर शोकेस करना है। और इवन ये भी पता चला, जो मेरे को पहले नहीं पता था और ना हिंट मिल रहे थे इसके, कि डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पर स्पीड चैंपियनशिप भी लेके आने वाली है। अभी डिजाइन वगैरह कुछ नहीं पता है इसका, शायद कोई टूर्नामेंट से डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है। और सही में इवन आप कह सकते हो रॉ स्मैकडाउन से ज्यादा कई बार ऐसा हो सकता है आपको स्पीड में मजा आए, क्योंकि वो जब 3 मिनट का टाइमर चल रहा होगा ना, और अब सुपरस्टार्स को पता है कि हमको इतने टाइम में ही ये मैच जीतना है, तो उस टाइम पर जो इंटेंसिटी है मैच की वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ पर, मुझे ऐसे लग रहा है, अभी अजम्पशन है मेरी, कि सेथ रॉलिंस या कोडी रोड्स ये सुपरस्टार कंपीट करेंगे, इनके लिए नहीं है। ये उन सुपरस्टार्स के लिए या फिर उन नए टैलेंट्स के लिए है जो कि सुपरस्टार्स बनने वाले हैं आने वाले टाइम के। थोड़ा बहुत आप इसे क्रूजर वेट की तरह कह सकते हैं। क्रूजर वेट का ये था कि वहां पे सिर्फ क्रूजर वेट वाली सुपरस्टार थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कुछ भी। अब डब्ल्यूडब्ल्यू को नया बंदा लॉन्च करना, एनएक्सटी को लाना, तो वो यहाँ पे आ सकता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ इसके लिए। पहली बार ऐसा लग रहा है कि भले ही बड़े सुपरस्टार्स के शायद इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें यहाँ पर बहुत मस्त होने वाली है। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट तो अभी भी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से छाया होगा, जो रॉक ने कोडी रोड्स के साथ किया। तो इसके बारे में बैकस्टेज से रिपोर्ट आई है कि ये जो सेगमेंट है वो प्रोड्यूस किया गया था रॉक की तरफ से, कोडी रोड्स की तरफ से, ट्रिपल एच, तीनों का ब्रेन इसमें लगा। और उसके बाद ये जो सेगमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रोड्यूस किया। एंड काफी ऑब्वियस भी है, रॉक तो भाई समझ लो कि अगर उनका कोई किसी चीज में इन्वॉल्व है तो पूरे घुस के आ जाते हैं। और ये कई लोगों को नेगेटिव लगता है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है कई केस में, क्योंकि बंदा अपने दिमाग से चलता है। लेकिन पॉजिटिव इस केस में कि भाई देखो, रोमन रेंस से ज्यादा रॉक आ रहा है, क्योंकि अब वो फुल्ली इन्वेस्टेड हो चुका है इस चीज में। मैं तो सिर्फ इसी चीज से खुश हूं भाई। और रॉक के ऊपर ट्रस्ट तो है भाई, कोई वो काम करेंगे तो एंटरटेनिंग होगा। बाकी जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ जो पड़े रहते हैं पीछे, वो मेरे को पसंद नहीं। आप तो नहीं हो उसमें से? वैसे पता है मुझे, इंडिया से तो कोई भी ऐसी ऑडियंस है नहीं जो रॉक को पसंद ना करे। ये जो अमेरिकन कुछ कूल बनने वाले फैंस होते हैं वो कभी कभी ऐसी हरकत जरूर कर देते हैं। बट यस, एक अच्छी बात उनकी तरफ से भी है कि कोडी क्राई बेबीज आए, वी वांट कोडी आया, उसी की वजह से आज ये इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन हुई। क्योंकि अगर उन्होंने हल्ला ना काटा होता तो फिर शायद ये वाली चीज हमको कभी देखने को मिलती भी नहीं। तो हर एक चीज का देखो, अच्छी और बुरी दोनों ही साइड होती है। इस वाला एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। और ये है आपके लिए एक लाइफ का लेसन। देखो, वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड में लाइफ लेसन भी मिल रहे हैं। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और सीएम पंक ने चोजन वन किसने नाम दिया था ड्रू मैकिंटायर को? जब ये सीधा ड्रू मैकिंटायर से ही पूछ रहे तो ड्रू मैकिंटायर का इसके पास कोई जवाब नहीं था। अब क्या विंस मैकमैन का नाम नहीं लिया जा सकता? भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अब निकल के आ रही है। एंड उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि ये चीज कहीं पर भी पहले से प्लान नहीं थी, यानी कि वो चीज इंप्रोवाइज करी सीएम पंक ने वहीं पे, और इसलिए वो इतना लेजिट भी लग रहा था। अगर आप उस टाइम पर ड्रू मैकिंटायर के चेहरे पर स्माइल देखोगे तो वो स्माइल वो वाली थी जिसमें ड्रू मैकिंटायर भी क्लूलेस थे कि हम मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, नहीं, क्योंकि कूल बनना तो ड्रू मैकिंटायर को भी अच्छी तरीके से आता, लेकिन वहां पर वो थोड़ा सा चुप हो गए थे। तो ये होता है जब आप बड़े सुपरस्टार होते हो और आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, तो फिर उसका इस तरीके से भी कई बार फायदा उठाया जाता है। क्योंकि अगर कोई नया सुपरस्टार होता है, उसकी 4 बार तो सोचता है, उसकी बोलते बोलते ही फट रही होती है, यार ये कैसे बोल दूं मैं, विंस का तो नाम नहीं ले सकते। मतलब अभी तो मैं भी कंफ्यूज हूं कि विंस का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू इनको छुपा ही रही है। अभी शायद इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम। लेकिन ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात चल रही है, तो जरा इस वीडियो को आप देखो। वहां पे ड्रू मैकिंटायर कोई बंदा यूसक बोल रहा होता है, तो अपना जो चोला है, जो अपना ड्रू मैकिंटायर एंट्रेंस के टाइम पे पहनते हैं, इसको उन्होंने ऐसे उठा के दिखा दिया कि ले भाई ये देख तू यहाँ पे, ये ड्रू मैकिंटायर, जबकि टीवी पे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन इसको कहते हैं प्रॉपर हील वर्क। और एक इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी बात बोली, भाई आप भी शायद सेथ रॉलिंस के फैन हो, तो उनको सपोर्ट करना छोड़ के आप शायद ड्रू मैकिंटायर की पार्टी में आ सकते हो। ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि भाई मैं 17 सालों से अपने देश से, अपनी दुनिया से नहीं, मतलब अपने परिवार वालों से, जो कि उनकी
दुनिया है, नहीं कनेक्शन सही बैठा दिया वैसे, मैंने कोई गलत नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं वो जब बेल्ट जीतूंगा और जब मैं अपने बेल्ट वो पापा के सामने जाकर रखूंगा तो मैं उनको बोलूंगा कि जो मैंने सैक्रिफाइसेस किए, जो मैंने इतने बड़े बड़े इवेंट्स मिस किए, मैं हर बार किसी पार्टी में किसी फंक्शन में नहीं हो पाता था, ये सब इसके लिए था। तो ये काफी दिल छूने वाली लाइन लगी वैसे, और एक बच्चे के लिए अपने पापा के सामने ऐसा करना, इससे बड़ा बच्चे के लिए तो कोई प्राउड मोमेंट होगा नहीं, वो खुद पे प्राउड होगा। तो ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर को उनका रेसलमेनिया मोमेंट तो मिलेगा, लेकिन अपने पिताजी के साथ भी एक मोमेंट मिल जाएगा, क्योंकि घर से बाहर रह के वो एक अलग चीज दिखती है ड्रू मैकिंटायर के अंदर, तभी वो उस चीज को इतनी बार बोलते हैं अपने इंटरव्यू में। कई लोगों को लग सकता है अरे भाई ये तो बार बार ये कि रोना 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 लेके आ जाता है, जो कि कोडी रोड्स के केस में भी है, लेकिन एक्चुअल में स्टोरी ड्रू मैकिंटायर की भी है यहाँ पे। पॉल हेमन जो कि हमेशा ही रोमन रेंस की चाटने का तो नहीं, लेकिन रोमन रेंस की तारीफ करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है वहां पे क्या लिखा है, एवरी सिंगल शो, एवरी सिंगल अपीयरेंस, एवरी सिंगल नाइट, सेल आउट आफ्टर सेल आउट आफ्टर सेल आउट, योर ट्राइबल चीफ हैज द राइटफुल क्लेम ऑफ बीइंग द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन इन द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट हिस्ट्री। ये बात अगर रॉक पढ़ेंगे तो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा देख के, बट स्टिल यहाँ से पॉल हेमन ने अपनी जो साइड है उसको बरकरार रखा है, वो तो ट्राइबल चीफ की साइड ही है। और डिफरेंसेस भले ही नहीं दिख रहे, लेकिन उसके बावजूद भी टीवी पर दिख रहे हैं जिस तरीके से दोनों सुपरस्टार्स साथ में रिंग में खड़े होते हैं, ब्लड लाइन में होने के बावजूद भी। और आगे तो पता ही आपको इनके बीच में जो कलेश है वो ना तो 110% तय है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो ब्रे वाइट को हॉल ऑफ फेम में आना चाहिए था इस साल, और इवन हमने रूमर्स भी सुने थे, लेकिन अब तो ऐसा लग नहीं रहा कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको इंडक्ट करने वाली है। इसके बारे में खुद उनके फादर माइक रोटुंडा ने बात बता दी, और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग आंसर है ये। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि वैसे तो मैंने ऐसा बोला भी नहीं था कि ब्रे वाइट को होना चाहिए, ना ही मैंने ये बोला कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल पीछे पड़ गए थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई ज्यादा केयर करती है मुझे लगता है अपने सुपरस्टार्स के बारे में, तो उन्होंने यही बोला कि देखो इस टाइम पर अगर हम ये चीज करते, मतलब उनके फादर ने खुद बोला, तो शायद थोड़ा सा स्ट्रेस डालता उनकी फैमिली के ऊपर, क्योंकि अभी अभी वो इस अपने सदमे से बाहर निकल ही रहे हैं, तो फिर से उस चीज को मेंशन करके, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ था कि भाई चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद जाके ये चीज करेंगे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी जरूर, लेकिन अभी फिलहाल इस शेयर नहीं करिए। और उसके पीछे एक बहुत सही आंसर भी है और वैलिड भी है, मेरे ख्याल से फैंस को भूलना नहीं चाहिए इसके बारे में ज्यादा। रेसलमेनिया की लेंथ कितनी होने वाली है, तो यहाँ पे आई थिंक पीकॉक नेटवर्क के ऊपर है अगर मैं सही हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 6 घंटे डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया चलने वाला है। 6 घंटे तो एक कम से कम होने वाला है। तो अभी देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई 6 घंटे में कुक करने वाली है। फिर भी ये 6 घंटे अभी दिखा रहा है। ये सोचो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया सिर्फ एक नाइट का करती थी तब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो जो कॉन्सेप्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा है 2 दिन वाला, आई थिंक बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो जाता है मेरे लिए, मैं बस यही कहना चाहूंगा इसके बारे में। इस बार तो बैठक भी नाइट 1 के लिए, तो फिर नाइट 2 में तो और भसड़ होने वाली है। मतलब उसका सारा जो हैंगओवर है, हैंगओवर तो नहीं, हाँ हैंगओवर ही हो जाएगा वैसे जो बैठक में होगा। फिर नेक्स्ट होगन के बारे में ये पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको भी कांटेक्ट किया है, हल्क होगन को, कि वो रेसलमेनिया के अंदर आएंगे। अभी मुझे नहीं पता डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल रखने वाली है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूं इसके ऊपर तो यार देखो पुराने सुपरस्टार से मैं तो इतना कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि लाइव उनको देखा नहीं। स्टोन कोल्ड के केस में वो चीज अलग है, और स्टोन कोल्ड के बारे में आपको यही बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको प्रपोजल ऑलरेडी दे भी दिया कि भाई जनाब जरा आओ, अपनी तशरीफे लेके आओ रेसलमेनिया में, तुम भी थोड़े से 4 चांद लगाओ हमारे शो के लिए। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद कुछ मर्चेंडाइज भी प्रिपेयर किया इसके लिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ से ये तो लग ही रहा है कि भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन तो है ही रेसलमेनिया में। और फिर जॉन सीना भी उस ट्रेलर में थे, ट्रक में थे, अगर आप एक्टिव चैटर में तो आप समझोगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो रेसलमेनिया में लेजेंड्स ऑफ सरप्राइजेस भी होने वाले हैं इस साल। शायद इस बार में हमको इस बार डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली। रेसलमेनिया की बात चल रही है तो जरा और बात कर लेते हैं रेसलमेनिया का स्टेज कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला ट्वीट दिखाता हूं जिसमें ये देखो यहाँ पर एक एम है, यहाँ पर एक ए है, जो कि ऑब्वियसली रेसलमेनिया के एम और ए पड़े हुए हैं, और इसको काफी ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही है हमको जो रेसलमेनिया के इससे पहले स्टेज रहे 28 और 31 के अंदर। अब आपको मैं एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कैसे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, और यहाँ पे जो स्टेज है उस पर देखो एक ऐसा रैम्प सा कुछ बना हुआ है, ऐसा डब्ल्यू जैसा। तो शायद ये एक्स और एल को रखने के लिए है। पीछे एक स्क्रीन भी नजर आ रही है, और साथ में ये जो फॉन्ट है, जो लेटर हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो भी रखे हुए हैं। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है जहां पर रेसलमेनिया लिखा होगा, जो मैंने आपको इससे पहले फोटो में दिखाया, और फिर पीछे शायद एक स्क्रीन होने वाली है। एटलीस्ट अभी यहां से तो ये पता चल रहा है। और अगर इसको देखा जाए तो जो बेस है वो तो थोड़ा छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छोटा होगा स्टेज, हो भी सकता है क्या पता छोटा हो, लेकिन इसके ऊपर काफी कुछ चीजें से डब्ल्यूडब्ल्यूई ऊपर से निकाल देगी। और रेसलमेनिया का स्टेज जैसा होता है बहुत हद तक वो भी चीज लोगों के दिमाग में छाप छोड़ता है कि उनको वो रेसलमेनिया कैसे लगी थी। जैसे जब मेरे को रेसलमेनिया 35 की याद आती है तो मेरे को दिमाग में आती है वो सिर्फ एक बड़ी सी स्क्रीन, वो स्टेज के नाम पे सिर्फ वही था, तो वो बिल्कुल एंट्रेंस में मजा ही नहीं आता। लेकिन अब जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो किसी भी सुपरस्टार के लिए स्पेसिफिक एक ऐसी कमाल की एंट्रेंस बना सकते हैं ये, जो देखने में और भी ज्यादा कूल लगती है। मतलब स्टेज का इतना, अबे क्या बता रहा हूं मैं,
होता है तभी WWE हर बार कलाकारी करती है, वरना एक ही लोगो एक ही स्टेज हमेशा ना छाप लेती। तो ये कुछ WWE कर रही है अभी इसकी कुछ और वीडियोस भी आएंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो भाई देखो नीचे, सब्सक्राइब किया है फिर नहीं, अब रोड टू रेसलमेनिया का सीजन चल रहा है भाई, रेसलमेनिया आ ही रही है, अभी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे? तो एक बार वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब करो, वरना बाद में आप लोग भूल जाते हो। नेक्स्ट बात करते हैं निक नेमेथ यानी कि जिगलर के बारे में, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रॉक और रोमन रेंस के बारे में। इसके बारे में वैसे तो हमने थोड़ी सी बात पहले भी करी है, लेकिन इस दिग्गज ने इसके बारे में क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो रॉक वापस आया ना, इसने रोमन रेंस को सही में एक छोटा भाई, एक लिटिल ब्रदर की तरह दिखाया है। वो बोलते हैं हमको सबको पता है स्टोरी जो है वो इस तरीके से दिखनी है, लेकिन जब रॉक आ रहा है तो ओवरशैडो हो जा रही हैं चीजें, और रोमन रेंस जो वो गॉड मोड में वैसे चल रहे थे अब वो नजर नहीं आ रहा। यार देखो, मैं अगर इसके बारे में बोलूं, मुझे लगता है अगर रोमन रेंस खुद टीवी पे ज्यादा आते तो शायद ये चीज नहीं होती। अब तो वो पूरा लग रहा है जैसे रॉ में भी आ गए थे वो, अब रोमन रेंस भाई खुद ही नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, इस पॉइंट पे आई थिंक ये बिल्कुल बनता है क्रिटिसाइज करना रोमन रेंस को, क्योंकि जब रॉक, अब भाई मैंने बोला ना रेसलमेनिया, अब नहीं आओगे तो कब आओगे? अब तो एटलीस्ट सारे शोज में आ सकते हो। वो रेयर उस चीज को रखना मुझे लगता नहीं किसी भी तरीके से एक वैलिड रीजन होगा उनका बोलना फैंस का। इवन मैंने भी बोला कि चलो भाई रेयर रहता, लेकिन यहाँ पे कोई रेयर वेयर मैं तो नहीं सुनने वाला भाई। और जब रॉक जैसा बंदा कर रहा तो फिर अब और इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे। तो जिगलर ने भी कुछ ऐसा कहा है, इसके बारे में कुछ आपके थॉट्स है तो बताना। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी ये है एक फोटो, जहां पे आप देख सकते हो क्या मस्त फोटो लग रही है ये, मतलब मस्त तो छोटा वर्ड हो गया इसके लिए, बिल्कुल मामा रोड्स भी वो बेल्ट में देख रहा है वो और भी ज्यादा कूल लग रहा है। लेकिन जब मैंने इस फोटो के नीचे कुछ कमेंट जाके पढ़ा तो मुझे नजर आया भाई कि यहाँ पे पीछे लोगों ने नोटिस किया है कि ब्रॉक लेसनर की फोटो है उस ट्रक में, उस ट्रेलर में। और ब्रॉक लेसनर की फोटो है, इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि रेसल वोट्स ने ये बोला था कि भाई जो भी चीजें WWE अपने पीछे दिखा रही है उसका एक मतलब है और उसका एक रीजन है। तो क्या है ब्रॉक लेसनर पीछे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो रेसलमेनिया में आने वाले हैं? मतलब अगर ये स्टोन कोल्ड वाली, जॉनसन वाली थ्योरी लगाई जा रही है कि वो ट्रक में है पीछे फोटो पोस्टर में, तो फिर वो इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, तो इस हिसाब से तो वो ये भी फिट बैठता है। लेकिन मैं इसके मतलब हो भी सकता है, ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर भी इसलिए दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बिल्कुल ऐसा जूम करके पीछे देखने में लग रहा है, क्या WWE ऐसे करके टीज कर रही है ब्रॉक लेसनर को? तो ये मेरे को थोड़ा ये सिर्फ इंटरनेट पर फैंस की थ्योरी है कि ऐसा भी शायद WWE होने को हो सकता है भाई, क्योंकि भाई मैं क्यों नहीं देखना चाहूंगा ब्रॉक लेसनर को? अगर आ गया रेसलमेनिया तो मजा आएगा। लेकिन क्या ये इस तरीके से WWE दिखाया, इसमें मुझे आगे छोटी ऐसे पास जा जाके देखना पड़ा, क्या ये WWE का टीज करना है ब्रॉक लेसनर को? ये थोड़ा सा मुझे अटपटा जरूर लग रहा हो सकता है भाई। और अगर ये है तो भाई इससे बढ़िया बात तो कोई है नहीं। कहाँ देखो सामने रॉक और कोडी हैं बिल्कुल फोरग्राउंड में, और बैकग्राउंड में अगर ब्रॉक लेसनर, ये WWE का तरीका ऐसे करने, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर को मिस तो हम लोग कर रहे हैं। अभी एलिगेशंस वाली चीज चल ही रही है साइड में, कुछ प्रूव नहीं हुआ तो तब तक कुछ ऐसे बातें बोलने का फायदा तो है नहीं। पॉजिटिव ही रहें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव बातें फिर करने का फायदा होता नहीं है। एंड रेसलमेनिया चले तो भाई मस्त सारा सीन तो है ही। अगर आपको थोड़ी सी भी मस्त वीडियो लग गई है तो भाई लाइक करके जरूर जाना। स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो दिख रही है तो उसे भी जाके देख सकते हो। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।